नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी भाषा के अंतर्गत जो नॉलेज प्राप्त करने जा रहे हैं। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह, हिंदी व्याख्याता। हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम, चाहे आपका एलडीसी हो, चाहे रीट हो, पटवार हो, जहां पर भी हिंदी का दृष्टिकोण एग्जामिनेशन के हिसाब से आता है, आप सभी उससे संबंधित जानकारी प्राप्त स्टार्टिंग से हम शुरू से इसको लेके चलेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से इसका लाभ ले सकें। तो हिंदी भाषा की जानकारी के अंतर्गत कितनी बार विद्यार्थी डीपली अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन जब कभी क्वेश्चन ऊपर से आ जाता है तो कितनी बार रॉन्ग हो जाता है। तो हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि क्लास में कितने विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं, जो कभी हिंदी कम ही चांस में पढ़े होते हैं, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो हिंदी का माध्यम होता है वो कम रहा होता है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी होते हैं स्टार्टिंग से, वो भी थोड़ा हिंदी का नॉलेज उनके पास कम होता है। तो हम इसको शुरू से लेके चलेंगे विद्यार्थियों। सबसे पहले जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, जब हम सबसे पहले हिंदी भाषा की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो हमारा दृष्टिकोण है वो है अपना हिंदी पे, यानी सबसे पहले हम लेके चलेंगे इस हिंदी को, इससे दृष्टिकोण। इसके बाद का जो आपका है भाषा से संबंधित बात करेंगे। हम जब हिंदी से संबंधित बात करते हैं, एक बार यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, हम उनसे डीपली अध्ययन कर लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनेक प्रकार से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ऐसे ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ऐसा नहीं हो, इसलिए हम सबसे पहले इसके दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि हिंदी आखिर में क्या है। हिंदी से संबंधित जब बात करते हैं तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया, और हमारे से कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, या इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया, तो उसका हमारा आंसर होता है सैफुद्दीन। एक नाम है सैफुद्दीन यज़दी। ध्यान से देखिएगा सभी विद्यार्थियों, सैफुद्दीन यज़दी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है जफरनामा। यानी सबसे पहले अगर हम हिंदी शब्द की बात करते हैं कि ये शब्द कहाँ से किस संबंधित है, तो ये पारसी भाषा का शब्द है, और ये सैफुद्दीन यज़दी का एक जफरनामा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके बाद हम देखते हैं अपने संविधान के अकॉर्डिंग हमारा जो संविधान है, क्योंकि हिंदी को आगे जाकर के जो अपनी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, वो राजभाषा का दर्जा जो दिया गया वो कब प्रदान किया गया। हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था वो कब प्रदान किया गया, आप सभी को अच्छे से पता होगा ये, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है ये, अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है। 14 सितंबर 1949 को हमारे जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अच्छा, कितनी बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया, लेकिन हमारे संविधान में ये कौन से अनुच्छेद में है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये हमारे अनुच्छेद है 343 क, जिसे हम ए भी बोल सकते हैं। यानी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा का दर्जा हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, वो है आपके 343 क, यानी हम इसे ए कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अच्छी तरह से हमें पता होना चाहिए कि 14 सितंबर को हमारा जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, हम कहेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस होगा आपका 14 सितंबर। हिंदी दिवस, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को मनाए जाने वाला ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका थोड़ा दृष्टिकोण अलग से होता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वहां पर आपका आंसर 14 सितंबर नहीं होगा। अधिकतर विद्यार्थी जल्दी में क्योंकि हिंदी दिवस समझते हैं, इसलिए वो 14 सितंबर कर देते हैं, लेकिन 14 सितंबर नहीं होगा। उसमें वहां पर आपका जो आंसर है वो होगा आपका 10 जनवरी। वह आपका आंसर होगा यहाँ पर 10 जनवरी, यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 14, ये आपका ओनली हिंदी दिवस, ये हिंदी दिवस है जिसे हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलते हैं। ये हिंदी दिवस है, ये हिंदी दिवस, और ये है आपका विश्व हिंदी दिवस। यानी 14 सितंबर की जब हम बात करते हैं तो 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका हिंदी दिवस,
सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कह सकते हैं हम। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कितनी बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंदी सचिवालय कहाँ पर है। हिंदी सचिवालय कहाँ है? हिंदी सचिवालय से अगर अपन संबंधित बात करते हैं, विश्व हिंदी सचिवालय हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप, विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय ये कहाँ पर है? विश्व हिंदी सचिवालय है मॉरिशस में, ये है मॉरिशस में, विश्व हिंदी सचिवालय है मॉरिशस में। अच्छा, ये कब से कार्य कर रहा है? ये सन 2008 से कार्य कर रहा है। विश्व हिंदी जो सचिवालय है उसकी स्थापना सन 2008 में की गई थी। अच्छे से ध्यान रखना अपने को कि मॉरिशस में है, मॉरिशस में 2008 में इसकी स्थापना की गई और यह है आपका विश्व हिंदी सचिवालय। अच्छा, अब तक हम बात करते हैं हिंदी सम्मेलनों की। देखिए विद्यार्थियों, मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो एक बेसिक जो नॉलेज है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। बेसिक दृष्टिकोण भी कितनी बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं कि विश्व हिंदी दिवस से जो विश्व सम्मेलन होते हैं हिंदी से रिलेटेड, विश्व के जो सम्मेलन होते हैं, विश्व सम्मेलन, वो भी कौन से? आपके हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन होता है। और इसका आयोजन अगर हम अच्छे से ध्यान से देखें तो प्रथम जो आयोजन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन का, प्रथम जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था और कहां पर हुआ था? वह आयोजन हुआ था आपका विश्व का प्रथम जो है वो 1975 में, 1975 के अंदर कहां हुआ था? ये हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र। अच्छे से अपने को ध्यान रखना, इसका पूछ लिया जाता है कितनी बार ऐसे क्वेश्चन और हमें पता नहीं होता तो इसलिए गलत हो जाता है कि विश्व का जो आपका हिंदी दिवस है 1975, ये प्रथम जो आपका हिंदी दिवस सम्मेलन जो है वो 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। अच्छा, हम द्वितीय और अंतिम कहने का तात्पर्य कि उसके बाद में अभी नहीं हुआ है, आप इसे कह सकते हो अंतिम, यानी ये जो अंतिम जो हुआ था वो हुआ था सन 2018 में। देखिए आप, सन 2018 में ये 18 से 20 अगस्त के मध्य हुआ था, 18 से 20 अगस्त के मध्य हुआ था। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मॉरिशस में, जहां पर हिंदी सचिवालय है, ये हुआ था मॉरिशस में। मॉरिशस के अंदर कहां पर हुआ था? वहां एक जगह का नाम है फोर्ट नुयस, फोर्ट नुयस, फोर्ट नुयस के पास में एक गांव है मोका गांव, ये वहां पर आयोजित हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक देखिएगा सभी, कितनी अच्छी सी बात है ये। प्रथम जो आपका सम्मेलन हुआ 1975 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। द्वितीय जो हुआ अंतिम आप इसे कह सकते हैं सन 2018 में, 18 से 20 अगस्त के मध्य हुआ था मॉरिशस में। मॉरिशस में फोर्ट नुयस एक जगह का नाम है, वहां पर मोका गांव है, ये मोका गांव है। इस मोका गांव के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और अच्छी जो बात है, देखिए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबसे अच्छी बात है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुषमा स्वराज ने। इसकी अध्यक्षता की थी सुषमा स्वराज ने, सुषमा स्वराज, इसकी अध्यक्षता की थी सुषमा स्वराज ने। द्वितीय जो आपका अंतिम जो सम्मेलन हुआ था सन 2018 में, 18 से 20 अगस्त के मध्य मॉरिशस में फोर्ट नुयस मोका गांव में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुषमा स्वराज जी ने उसकी अध्यक्षता की थी, सुषमा स्वराज जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसकी जो हमने जानकारी ली वो एक बेसिक नॉलेज है। हमने हिंदी से संबंधित जानकारी अभी आपके सामने करी है। अब इसके नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हिंदी के बाद में एक भाषा का दृष्टिकोण आता है, बहुत ही अच्छी और डीपली तरीके से भी आप अध्ययन करें ताकि किसी भी तरह से आपको उसमें परेशानी ना हो। भाषा शब्द जो है हमारे संस्कृत, आपको अच्छी तरह से पता है कि संस्कृत देववाणी, देवभाषा, गिरवाणी आदि नामों से भी जानी जाती है। देववाणी है वो जननी है सभी भाषाओं की। तो ये क्या है? भाषा शब्द जो है आपका वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका एक शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी बात का कहना, किसी भी बात का कहना, किसी बात को बताना, किसी बात को प्रकट करना या उच्चारित होना, उच्चारित होना। ध्यानपूर्वक देखिए आप, यानी हम अगर भाष धातु से जो हमारी हिंदी की भाषा जो है, भाषा शब्द की जो उत्पत्ति, इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। भाषा कोई सी भी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मराठी, चाहे हिंदी, कुछ भी
लेकिन हमें एक इस शब्द की बात कर रहे हैं। रिट में एक बार क्वेश्चन आया था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है, तो वहां पर आपका आंसर था भास धातु से। इस भास धातु का एक शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी बात को एक तरह से कहना, किसी भी बात को बताना, किसी बात को प्रकट करना, उच्चारित होना, ये सभी किसके माध्यम से? हिंदी के माध्यम से। हम जब डीपली अध्ययन करते हैं उससे पहले जब क्वेश्चन आता है आपके जैसे कि हम भाषा जो है इसके मौखिक रूप, लिखित रूप होते हैं, सांकेतिक रूप भी माना जाता है। कितनी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के मुख्य कितने रूप है। सांकेतिक रूप को मान्यता नहीं है। मुख्य रूप से हमारे दो रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। जो आपका मौखिक भाषा है उसके अंदर किस प्रकार से भाषा ग्रहण की जाती है और लिखित भाषा में किस तरह से हम भाषा ग्रहण करते हैं, उसका तात्पर्य किस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि जैसे मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, आधार पर सबसे छोटी इकाई, मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? सबसे छोटी इकाई, अगर हम इसकी बात करते हैं मौखिक आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो सकती है, तो ये क्या हो सकती है? मौखिक आधार पे हम बात कर रहे हैं, यहां पर मौखिक आधार पर, नहीं कि इसमें हम लिखित आधार बोल रहे हैं, क्योंकि लिखित आधार अलग होगा। मौखिक आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है विद्यार्थियों ध्वनि। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि के द्वारा ही हम अच्छी तरह से जो मौखिक भाषा होती है उसको प्रकट करते हैं। अगर हम लिखित आधार की बात करते हैं, लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वह होती है आपकी वर्ण, वह होती है आपकी वर्ण। और अगर आप लिखित आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई की अगर आप बात करते हैं तो पहले होता है आपका शब्द, उसके बाद आपका हो जाता है एक तरह से आप इसको लिखित बोल सकते हैं, आप इसको अर्थ भी बोल सकते हैं। हम अर्थ के आधार से भी इसको यूज कर सकते हैं। ये वर्ण, ये शब्द, ये सबसे छोटी, ये भी आपकी सबसे छोटी इकाई है। और इसके बाद है अर्थ के आधार पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप इसको लिखित बोल सकते हैं, अर्थ बोल सकते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई ये होगी आपकी सबसे बड़ी इकाई वाक्य। ये है आपका वाक्य। अब एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए, ये छोटी होती है, ये भी छोटी और ये बड़ी। अब देखिए, आप एक बार दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूं मैं आपको, ध्यानपूर्वक देखिए। हमारी जो इकाइयां हैं मुख्य रूप से मौखिक आधार पे बोलते हैं हम। अच्छी तरह से पता है कि जब तक उनको एक चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए या एक तरह लिखित रूप देते हैं हम, उससे पहला जो दृष्टिकोण होता है वो होता है अपना मौखिक आधार पे। तो मौखिक आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, जो कि हम बोलते हैं। अच्छी तरह से सभी को पता है ध्वनि जो होती है वह आपकी मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी वर्ण। और लिखित आधार पे हम इसे कह सकते हैं अर्थ के आधार पे भी। अर्थ के आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। यानी अगर आपने कोई भी शब्द लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया कमल, अगर मैं यहां पर कमल लिख रहा हूं, वन मिनट, अगर हमने यहां पर ये कमल लिखा, अब कमल से यहां पर तात्पर्य है एक शब्द, ये शब्द है, ये शब्द मैंने आपके सामने लिखा। अब ये सारे जो अपनी इकाइयां ध्यान से समझिएगा आप इसमें। अगर इस पे पहले मैंने क ओनली ध्वनि के रूप में बोला, क में अ मिला हुआ है, क अ म अ ल अ, इस तरह से बनाइए, ये ध्वनि थे। जब इसको मैंने एक लिखित रूप प्रदान कर दिया, अधिकतर आपने एग्जाम में देखा होगा कि ऐसा पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, और वहां पर अगर ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं तो हमारा दिमाग एक ही जगह जाता है, हम एक ही आंसर लिखते हैं ओनली वन।
और वर्ण लिखते ही हमारा वो आंसर गलत हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो लिखित आधार पे होता है, या फिर हम कह सकते हैं भाषा सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन हमने उसका दृष्टिकोण नहीं देखा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है मौखिक आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और लिखित आधार पे अगर पूछता है तो आपका उसमें आंसर वर्ण होगा। इसी प्रकार से अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई वो होती है शब्द। यानी अगर मैंने इसमें क, ए, म, ए, ओ, ल, ए, यानी इसमें मैंने 6 वर्ण मिलाए, व्यंजन और स्वर, तब जाके एक शब्द का निर्माण हुआ, वो हुआ आपका कमल। कमल एक अर्थ के आधार पे आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं शब्द। अगर आप इसको अर्थ के आधार पे, अर्थ के दृष्टिकोण से अगर आप इसको सबसे बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी इकाई हो जाती है आपकी वाक्य। यानी वाक्य कैसे? कमल कहां जा रहे हो, अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कमल कहां जा रहे हो, तो एक वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से एक वाक्य का दृष्टिकोण होता है, वह पूरा वाक्य बनने पे ही एक सार्थक इकाई का निर्माण होता है। अच्छा, आगे नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों, अगर हम ये ध्वनि जो कि आपका लिखित रूप था, ये आपका शब्द, और इसके बाद में ये वाक्य, ध्वनि का जो लिखित रूप है वो आ जाएगा आपका इसमें वर्ण। ये है वर्ण, लिखित रूप हो जाएगा वर्ण। वर्ण, शब्द और वाक्य इजिकल टू आपकी बनती है भाषा। अगर हम इनमें से किसी भी एक तत्व को अगर हटा देते हैं तो हम पूर्ण रूप से भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किस प्रकार से? जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिखा ये राजा, राजा के अंदर देखिए आप, ये र में हलंत लगा हुआ है, इसमें मिला हुआ आपका ये आ, इसके साथ में ये जय, और इसमें मिला हुआ ये आ। अगर आप इसमें से किसी भी एक वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं या फिर हटा देते हैं, ये हटा दीजिए, कोई सा भी हटा दीजिए, अगर एक भी हटा दोगे तो उसका दृष्टिकोण बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी अगर मैं इस र को बनाना चाहता हूं, इस र में अगर मैं आ मिलाऊंगा तो ही आपका रा बनेगा। अगर आप इसको हटाते हैं तो ये फिर ओनली ये रह जाएगा हलंत में, और उसके अंदर अगर आप ये जय मिलाओगे तो फिर ये उल्टा निरर्थक शब्द बन जाएगा। आपका इसमें सार्थक दृष्टिकोण नहीं रहेगा। कारण ये क्योंकि आपका जो भाषा संबंधी जो बात है, भाषा का निर्माण का जो तत्व है, वो आपकी ध्वनि मौखिक होती है। जब उसका लिखित रूप हो जाता है तो वर्ण हो जाता है, उसके बाद शब्द बन जाता है, उसके बाद वाक्य, और तभी जाकर के आपकी पूर्ण परिभाषा बनती है। तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि भाषा किस प्रकार से बनी। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। भाषा शब्द की केवल आपको उत्पत्ति दृष्टिकोण समझ में आ गया। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, अच्छी तरह से पता होना चाहिए सभी को कि अगर भाषा की परिभाषा की हम बात करते हैं, भाषा की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या होती है, इससे रिलेटेड आप बात करूं। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार वह भावों को, ध्यानपूर्वक देखिए आप, अपने विचार और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे के विचार और भावों को समझकर प्रत्युत्तर प्रदान करता है, वही भाषा कहलाती है। ध्यानपूर्वक देखिए, हम अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं, अगर शॉर्ट एंड स्वीट रूप में अगर देखते हैं तो आपस में बातचीत का माध्यम ही भाषा कहलाता है। अगर किसी ने पूछा आपका नाम क्या है और आपने उसमें जवाब दिया कि मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम गीता, मेरा नाम सीता, किसी प्रकार से कोई भी आपने नाम दिया, अपना वापस जवाब दिया, वही तो एक विचार है, वही एक भाव है। और जब आप विचारों और भावों को आपस में प्रदान करते हैं, वह साधन होता है आपका भाषा। वही साधन, वह एक साधन है, भाषा एक साधन है, आपस में बातचीत और विचारों को करने का एक माध्यम होता है, वह होता है आपका भाषा। और अगर आप डीपली तरीके से इसकी परिभाषा जानना चाहते हैं तो मनुष्य अपने मन के भाव होते हैं, मन के भाव और मस्तिष्क के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझकर प्रत्युत्तर प्रदान करते हैं, वही आपकी भाषा कहलाती है। भाषा के अगर इसके आगे हम नेक्स्ट भाषा के भेदों की बात करते हैं। भाषा के भेद जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मौखिक रूप और उसके बाद एक होता है आपका लिखित रूप। ये मुख्य रूप और लिखित रूप, भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, एक है लिखित, एक है मौखिक। कुछ किताबों में, कुछ गाइड्स में आपको मिल सकता है सांकेतिक भाषा, लेकिन वो मुख्य रूप में काउंट नहीं होता है।
आप अच्छी तरह से जानते होंगे मौखिक, पता लग रहा है, मौखिक यानी मुख से बोल करके प्रयोग की जाने वाली, मौखिक यानी केवल बोल करके, और एक होता लिखित, लिख करके। विद्यार्थियों, मौखिक और लिखित दोनों ही भाषाएं 4 प्रकार से ग्रहण की जाती है। 4 प्रकार का तात्पर्य क्या है? एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, अगर आप इसको याद रख लें, सुबोपैली, ये एक ट्रिक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं, बस केवल इतना सा वर्ड आपको याद रखना है कि सुबोपली क्या होता है। सुबोपली यानी सु का मतलब होगा इसमें सुनना, यानी सु से तात्पर्य इसमें क्या है? सुनना, और बो से तात्पर्य हो गया इसमें बोलना, सुनना, बोलना, और इसके अंदर कह सकते हो आप पढ़ना, और ये हो गया आपका लास्ट में लिखना। यानी हमें अच्छी तरह से पता है, इस बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई भी भाषा हम ग्रहण करते हैं तो उसमें भाषा का जो ग्रहण करने का जो सिस्टम है, जो एक तरह से नियम है, ये व्याकरणिक नियम आप बोल सकते हैं। अगर बच्चा सबसे पहले कोई भी चीज़ सीखता है, वो सुन करके सीखता है, उसके बाद फिर वापस बोलता है, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये LSRW के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। अब सुनना और बोलना, अब सुनना और बोलना ये क्या है? अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं और आगे वाले सुन रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये क्या है? ये मौखिक भाषा का तात्पर्य है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया, ये लिखित रूप है, आप जैसे जो बोर्ड पे मैंने लिख दिया और उस लिखे हुए को अगर आप पढ़ रहे हो, ये तात्पर्य हो गए, दोनों अंतर संबंधित होते हैं, ये पहलू कौशल होते हैं भाषा के, ये सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ रहे हैं, किसी ने लिखा और हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वो लिखित भाषा को ग्रहण करने का तात्पर्य है। और अगर मौखिक भाषा को ग्रहण करने का तात्पर्य वो है आपका सुनना और बोलना। मौखिक आधार से और लिखित आधार से 2 तरह से इसका दृष्टिकोण होता है, और सांकेतिक आधार पे होता है वो इसमें कम ही यूज होता है। जैसे गूंगे बहरे जो बच्चे होते हैं, या मान लीजिए ट्रैफिक लाइट अगर मान लो बंद हो गई, वहां पर कोई पुलिस वाला खड़ा है और वो आपको केवल संकेत बता रहा है, तो संकेत इस तरह से यूज किया जाता है। अगर बच्चा रोता है तो माँ को पता लग जाता है किस प्रकार सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार की उसको आवश्यकता है, तो वो वहां पर यूज होती है। तो विद्यार्थियों, आज हम इस भाषा से संबंधित जो बात करें, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक बार हम इस जो हमने पढ़ा है इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, अच्छे से ध्यान से देखिएगा सभी। हिंदी भाषा के अंतर्गत जो आपका ये पारसी भाषा का शब्द है, जो कि शुरू में हमने देखा कि अगर इससे रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम बोलेंगे वहाँ पर हिंदी भाषा पारसी भाषा शब्द से लिया गया, पारसी भाषा से। और इसका जो यूज सबसे पहले किसने किया, कहाँ मिलता है? सैफुद्दीन यज़दी के जफरनामा ग्रंथ में मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है? जफरनामा ग्रंथ में। जब हम एक हमारे संवैधानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हिंदी को जो राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा, राजभाषा का तात्पर्य क्या है? यानी हमारे राजकार्य की भाषा हो गई थी कब? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 के बाद इसको जब राजभाषा का दर्जा हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 क में समाहित किया गया, तब से हम इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और 14 सितंबर को ये जो हमारा हिंदी दिवस है, ये तभी से हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मना रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वहाँ आपका आंसर 14 सितंबर नहीं होकर के वहाँ होगा आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके आगे नेक्स्ट देखिए, हमने बात करी विश्व हिंदी सचिवालय। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लीजिए हिंदी सचिवालय कहाँ है, कब स्थापित किया गया? सन 2008 में मॉरिशस के अंदर स्थापित किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलनों की हम बात करते हैं, प्रथम सम्मेलन 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, और द्वितीय और अंतिम की अगर अपन बात करते हैं तो ये 18 से 20 अगस्त के मध्य कहाँ हुआ? ये हुआ आपका मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस में फोर्ट नुयस नामक स्थान पे मोका गांव है, वहां पर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है वो आपके किसने की? सुषमा स्वराज ने इसकी अध्यक्षता की थी। सुषमा स्वराज के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद हम भाषा से संबंधित बात कर रहे हैं, वो हो गया आपका हिंदी संबंधित बात कि भाषा शब्द क्या है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का तात्पर्य क्या होता है? शाब्दिक अर्थ भी हम इसे कह सकते हैं कि कहना, बताना, प्रकट करना या उच्चारित होना। हिंदी के माध्यम से कोई बात कहना, बताना, उच्चारित होना, प्रकट होना, ये सब आपके भाष धातु का तात्पर्य है। अब हम अगर इस प्रकार से बात करते हैं कि इसकी जो मौखिक इकाई या लिखित इकाई जो भी है, ऊपर का दृष्टिकोण जो है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं, कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है मौखिक आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपका आंसर होगा ध्वनि। आपका आंसर होगा वहां पर ध्वनि। लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपका आंसर होगा वहां पर वर्ण।
लिखित आधार पे जिसे हम कह सकते हैं अर्थ के आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपका आंसर होगा वहां पर शब्द, और अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो आपका आंसर होगा वहां पर वाक्य। जिस प्रकार से हमने कमल लिखा, एक शब्द है, लेकिन कमल आप कहाँ पढ़ते हो, आप कहाँ रहते हो, किस प्रकार एक वाक्य अगर आप बोल देते हैं तो फिर वो आपकी सबसे बड़ी इकाई हो जाती है वाक्य। इसके बाद देखिए, मैंने आपके सामने दृष्टिकोण जो लिखा है, लिखित और मौखिक दोनों से संबंधित है। यानी हम अगर इस ध्वनि की बात करते हैं तो ये ध्वनि होती है आपकी ओनली मौखिक। मौखिक के बाद में आपका इसका आगे का जो स्टेप होता है वो है आपका वर्ण। वर्ण से आपका शब्द बनता है, शब्द से आपका वाक्य बनता है, और वाक्य के बाद ही आपकी संपूर्ण परिभाषा का निर्माण होता है या भाषा बनती है। अगर हम इनमें से एक भी तत्व बाहर निकाल देते हैं तो फिर आपका भाषा का दृष्टिकोण सही नहीं रहता। यानी अगर हम इस राजा शब्द का अगर उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें र, हलंत, जैसा मैंने भी आपको समझाया था, आ, जय और आ इस प्रकार मिला हुआ है। अगर हम इसमें से अगर इस एक को अगर आप लुप्त कर रहे हो, हटा रहे हो, तो फिर आपका यह शब्द बनेगा जो कि दृष्टिकोण से रोम हो जाएगा। इस प्रकार से आगे नेक्स्ट देखिए, जो आपकी परिभाषा संबंधित बात मैंने करी थी, जो आपको परिभाषा मैंने बताई थी कि किस हिसाब से इसकी परिभाषा का यूज हो रहा है। इसके अंदर जो परिभाषा आपकी, यानी ये जो परिभाषा हमने यहां पर लिखी थी, परिभाषा, थोड़ा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। परिभाषा, ये परिभाषा जो है आपकी किस हिसाब से बनती है? कोई भी जो साधन है किसी प्रकार का आपस का विचार और भावों को प्रकट करने का जो माध्यम है वही आपका परिभाषा में आता है, वही आपका एक साधन है जो कि भाषा कहलाता है। अब भाषा को ग्रहण करने से पहले आपने दो तत्व या दो इसके टाइप, प्रकार, भेद जो भी आप बोल सकते हैं, लिखित और मौखिक समझे। लिखित और मौखिक के अंदर मौखिक भाषा होती है जो केवल मौखिक आधार से दो तरह से ये ग्रहण की जाती है, सुनना और बोलना। और लिखित भाषा की अगर हम बात करते हैं तो लिखित भाषा दो तरह से ग्रहण की जाती है, वह है आपका पढ़ना और लिखना, लिखे हुए को पढ़ना है। इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, वर्ण। अब है आपकी स्टेप में इसके बाद में वर्ण, ध्यानपूर्वक देखिए आप। अब ये जो वर्ण है ये आपके किस प्रकार से डिवाइड हो रखे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा आप। ये वर्ण हम यहां कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई, हम यहां कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई। किस आधार पर? लिखित आधार पर। यह है आपकी लिखित आधार पर सबसे छोटी इकाई। अब वर्ण के जो प्रकार हैं, जो टाइप है, वो है आपके, देखिए, एक होता है स्वर और दूसरा होता है आपका ये व्यंजन। ध्यानपूर्वक हम वर्ण के अंतर्गत बात करते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण है आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित आधार पर। मैंने भी आपके सामने 4 क्वेश्चन जो लिखे थे उससे रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब वर्णों के कितने भेद होते हैं? एक आपका स्वर वर्ण, दूसरा है आपका व्यंजन वर्ण। देखिए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से संबंधित जो हम बात करते हैं, इससे पहले अगर थोड़ा सा हमें व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से अगर नॉलेज हो, जैसे हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी भाषा में शुद्ध वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में शुद्ध वर्णों की संख्या कितनी होती है? शुद्ध वर्ण, ध्यान से देखिए आप, ये है आपके शुद्ध वर्ण। इनकी संख्या कितनी होगी? कुल वर्ण इनकी संख्या कितनी है? इसमें ओनली स्वर कितने हैं? अगर एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आप इसमें से ये बताइए कि कुल वर्णों की संख्या हिंदी भाषा में कितनी होती है, आपका आंसर वहां होता है 52। अगर शुद्ध वर्णों की संख्या की बात करते हैं वहां आपका आंसर होता है 44। और अगर अपन स्वर की बात करते हैं वो होते हैं 11। और अगर आप वहां ओनली व्यंजन की बात करते हैं तो वो होते हैं व्यंजन 33। ध्यानपूर्वक आप ये सारे जो अंकीय क्वेश्चन है ध्यान से देख लिए। कुल वर्णों की संख्या 52, शुद्ध वर्ण अगर है तो 44, स्वर है तो स्वर और व्यंजन दोनों मिला करके ही 44 होते हैं, इसलिए 11 स्वर हो गए आपके और 33 व्यंजन हो गए। अब इसका जो वर्गीकरण है, जो हमने इन 44 का जो वर्गीकरण किया है वो किया हमने दो आधार से, एक है आपका स्वर, एक है आपका व्यंजन वर्ण। सीधी सिंपल सी परिभाषा है इनकी, कोई आपको डीपली याद नहीं करना है, किसी प्रकार से बड़ी बड़ी परिभाषाएं आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत छोटी सी सिंपल सी परिभाषा में आपको इनको समझना है। विलोम शब्द हमने पढ़े, पर्यायवाची, विलोम
अब स्वर जो है वह देखिए, आप इसका एक विलोम शब्द लिखा मैंने यहां पर स्वतंत्र, और व्यंजन के सामने लिखा मैंने एक शब्द है प्रतंत्र। ये दोनों ही आपस में, ये दोनों जो शब्द हैं ये दोनों आपस में विलोम हैं। ये उसका विलोम, वो इसका विलोम है। स्वतंत्र, ध्यान से देखिए आप, बड़ी गहराई से आप समझ जाएंगे। स्व धन तंत्र, स्व यानी अपने, स्व का मतलब होता है अपने और तंत्र का मतलब होता है शासन। हम कह सकते हैं इसको शासन, यानी जो अपने ही शासन में होता है। अपने ही शासन में होने का मतलब है जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है, वह आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। और अगर हम प्रतंत्र की बात करते हैं, प्रतंत्र की बात करते हैं तो प्रतंत्र में क्या है आपका, अच्छी तरह से देखिए, पर का मतलब होता है दूसरा, और वही तंत्र का मतलब शासन, यानी दूसरे के शासन में, अर्थात व्यंजन वर्ण। स्वतंत्र, स्व यानी अपने, तंत्र यानी शासन में। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, अब आप परिभाषा आराम से बना सकते हैं। स्वर वर्ण स्व यानी अपने, तंत्र यानी शासन में, अर्थात जो स्वयं, स्व यानी आप ये कह सकते हो स्वतः, हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं, जो स्वतः उच्चारित होते हैं वह आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी जब तक ये इधर नहीं आते हैं तब तक हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजनों का स्वर वर्ण है जो स्वतः उच्चारित होते हैं, और व्यंजन वर्ण है जिसके अंतर्गत हम स्वर वर्णों को समाहित करते हैं। इनको हम शामिल करेंगे, इनके साथ ही हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, अगर आपने एक कै भी बोला, अगर आपने कै भी बोला तो इसमें अगर आप ये हलंत लगाएंगे और इसमें ये ए मिलाएंगे, तभी आपका पूर्ण रूप से ये कै जो एक वर्ण बना, ये आपका, ये दोनों को मिलाकर के कै बना आपका। ये यहाँ ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं बोले तो भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि ये आधा हलंत में है। हलंत में तो इसका मतलब इसको आवश्यकता है किसकी, स्वर की। स्वर का मतलब इसमें ए मिल गया, मिलते ही इसका ये यहाँ पर आपका पूरा कै बन गया। अब स्वर वर्ण की जो बात कर रहे थे, इसके अंतर्गत जब हम आगे चलते हैं, देखिए स्वर का जो विभाजन है वो वैसे अलग अलग तरह से किया जाता है। स्वर का विभाजन, जो स्वर वर्ण है उनका विभाजन अलग अलग दृष्टिकोण से होता है। देखिए हम सबसे पहले इसका मुख्य रूप से जो विभाजन है वो करते हैं अपन। एक है आपका ह्रस्व स्वर, एक है आपका दीर्घ स्वर, मात्रा काल के आधार पे कर रहे हैं हम ये। एक है दीर्घ स्वर और एक है आपका इसमें ये प्लुस स्वर। ये ओनली अभी हम किस आधार पे कर रहे हैं, ये मात्रा काल के आधार पे कर रहे हैं हम। मात्रा काल के आधार पे ये आपका हो गया ये प्लुस स्वर। हालांकि ये जो प्लुस स्वर है ये हिंदी भाषा में यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको लिखा जाता है। हम जो दृष्टिकोण देख रहे हैं वो ये है कि ह्रस्व स्वर क्या है। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। हमारा विभाजन हो रहा है स्वर विभाजन, वो किस आधार पे कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं मात्रा के आधार पे। विद्यार्थियों आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मात्रा क्या होती है। मात्रा होती है किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है वह आपका मात्रा होता है। हम जब ह्रस्व स्वर की बात करते हैं, ये ह्रस्व स्वर जो है इसे आप लघु स्वर भी कह सकते हैं। ये लघु स्वर भी आप इसका उच्चारण कर सकते हो। इसे हम छोटे स्वर भी कह सकते हैं, आप इसको छोटे स्वर भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हो इसको मूल स्वर। बिल्कुल ये सभी नाम है विद्यार्थियों इसके। ह्रस्व स्वर भी कह सकते हो, लघु स्वर कह सकते हो, छोटे स्वर कह सकते हो, मूल स्वर कह सकते हो। अब हम इसके मात्रात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। आपने संस्कृत में भी एक इन सभी का दृष्टिकोण जो है वो आपने सुना होगा। एक मात्रो भवेद ह्रीस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो पलुत्ते गेयम व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। ये श्लोक जो है ये आपको ये समझाता है कि एक मात्रा का समय जहां पर लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते। एक मात्रो भवेद ह्रीस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, यानी एक मात्रा है, इसका मतलब वो आपका मूल स्वर, लघु स्वर जो आपका छोटे स्वर जो है वो होते एक मात्रिक। यानी अगर हम दृष्टिकोण डालें इस पे तो आप इसको एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन इनमें से किसी भी नाम से संबंधित आ जाता है, बच्चे अधिकतर ये रट के तैयार रहते हैं ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। अब अगर लघु स्वर पूछ लिया तो वहां कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि ह्रस्व स्वर के ही नाम है लघु स्वर, छोटे स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। इनके उच्चारण करने में एक मात्रा का ही हमें समय लगता है।
अच्छा, अगर आप इसको देखते हैं कि कौन कौन से हैं, देखिए आप इनकी संख्या, सबसे पहले इनकी संख्या पूछी जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा वहां पर 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4। अब 4 कौन कौन से हैं, देखिए आप, ए, ई, उ और ये री। अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर जिसे हम कह सकते हैं। जो मैंने आपके सामने स्वर लिखे हैं, हमारा स्वर विभाजन जो चल रहा है उसमें ये ए, ई, उ और ये री, ये इनकी संख्या 4 होती है। आपसे पूछा जा सकता है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, आपका आंसर 4 होगा। आपसे ऐसे नहीं, अगर आपका दृष्टिकोण एग्जाम के अंदर अगर दूसरी तरह से भी पूछ लिया जाए कि निम्न में से, एग्जाम में पूछ लेते हैं कितनी बार कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, अब वो एग्जाम के अंदर उनमें से 3 दूसरे दे दिया, एक इसमें से दे दिया, तो आपका आंसर इसमें से आप अलग कर सकते हैं, आराम से, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने ह्रस्व दीर्घ दोनों का ही जो अंतर है, दृष्टिकोण, वो अच्छी तरह से समझा आपने। तो ए, ई, उ और री, इसका उच्चारण कैसे होगा, ए, इसका उच्चारण कैसे होगा, ई, इसका उ, इसका री। ऐसा नहीं है ए, या फिर हम कहते हैं छोटी बड़ी उ, ऐसा इस तरह से नहीं बोला जाता है। क्योंकि जो हमारा दृष्टिकोण बोलने का मात्राओं का, वो डिफरेंस इस तरह से होना चाहिए, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इस तरह से, यानी डिफरेंस पता लगे हमें, जब हम बोले उसका उच्चारण जब हम करें तो उसका अंतर ऑटोमेटिक आपके समझ में आना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो ये हो गया आपके ह्रस्व स्वर से संबंधित बात, अच्छी तरह आपके समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए दीर्घ स्वर की हम बात करते हैं। जब आप दीर्घ स्वर की बात करते हैं, अब दीर्घ स्वर में आपको 2-3 बातें, जैसे आपने ह्रस्व में याद रखी वैसे आप इसमें भी याद रखिएगा। इसे हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, इसे आप संयुक्त स्वर भी कह सकते हो, इसे आप संधि स्वर भी कह सकते हो, इसे आप संधि स्वर भी कह सकते हो, क्योंकि ये स्वर संधि में भी काम आते हैं, और ये संयुक्त स्वर भी है। संयुक्त स्वर, संधि स्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि संयुक्त का तात्पर्य क्या है, संयुक्त यानी 2 से मिले हुए, संधि यानी संधि में कहीं ना कहीं नियमों में ये स्वर हमारे काम आते हैं, इसलिए। और बड़े स्वर भी यही सही, दीर्घ यानी बड़ा होता है और ह्रस्व यानी लघु छोटा होता है, तो इस तरह हम इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं बड़े के दृष्टिकोण से। अब इसके संख्या की अगर आप बात करते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप इसकी संख्या कितनी लिखोगे, आप इनकी संख्या का दृष्टिकोण कितना है वो कितना लिखोगे आप, इसका दृष्टिकोण है 7, मैंने लिखा 07, यानी ये 7, देखो 7 ये होते हैं, 4 वो होते हैं। अब आप ये देखिए कि उसमें जो आए थे उनमें से इसमें कौन से स्वर जो आएंगे, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और ये औ। आपको बोलने का दृष्टिकोण और अंतर समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा कि किस प्रकार से इनका उच्चारण कर रहे हैं हम, किस प्रकार से इनका उच्चारण हो रहा है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इस तरह से। इनकी संख्या आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 और 4 कितने हो गए, 11। और हमारे जो मूल दृष्टिकोण से हमने जो स्वर की संख्या लिखी थी शुरू में, आपको अच्छी तरह पता है वो 11 होते हैं, 11 हो गई है। क्योंकि प्लुस स्वर का प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते हैं, और अगर करते भी है तो लिखित दृष्टिकोण से नहीं करते हैं, किसी को आवाज लगाने के हिसाब से, या एक तरह से आप जैसे कहीं पर जो एक अवग्रह वाला चिन्ह आपने देखा होगा वो वाला दृष्टिकोण होता है। मैं भी आपको वो भी क्लियर कर ही देता हूं इसमें। देखिए अगर हम इस प्लुस स्वर की बात करते हैं, 1 मिनट, अगर हम इस प्लुस स्वर की बात करते हैं, इस प्लुस स्वर की बात अगर हम यहां कर रहे हैं, तो ये प्लुस स्वर क्या है, ये 3 मात्राओं का समय वाला। ध्यान से देखना अपने को, आपने अच्छी तरह से देखा होगा कई कई ये मात्रा लगी हुई रहती है। इस मात्रा का मतलब क्या है, आपने अच्छी तरह देखा है कि ओम हम लिखते हैं, ओम इस तरह से लिखा जाता है। आपने अगर किसी के आगे ये ओ लगा करके और ये 3 मात्रा का समय लगाया और उसके बाद आपने किसी को आवाज लगाई, संबोधन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई आदमी दूर होता है, हमने बोला ओ, फिर उसके बाद आपने राम बोला। अगर आप जैसे किसी भी स्वर के बाद में 3 मात्रा का समय लगा रहे हो, ए इस तरह से, तो ये दृष्टिकोण जो है आपका 3 मात्राओं का जो समय लग रहा है
वह आपका प्लुस स्वर के अंतर्गत आता है। यानी प्लुस स्वर में हम जैसे ओम जय जगदीश, अरे आपने सुना होगा आरती जो मतलब मंदिरों में गाई जाती है, तो उसमें स्वर को थोड़ा लंबा लेके बोला जाता है, ओम नहीं बोला जाता ओनली इस तरह से। वहां पर इस तरह से उच्चारण केवल ओम का नहीं होता है, ये वाला उच्चारण नहीं होता, वहां पर इसका उच्चारण होता है ओम जय इस तरह से। तो यहां पर 3 मात्राओं का समय लग रहा है, ये आपका प्लुस स्वर है। आप अगर जो कई दूसरी जगह पे हो, किसी को आवाज लगा रहे हो दूर से, दृष्टिकोण में दूर का, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हो। प्रातः काल की वेला में जो मुर्गा बोलता है वो क्या बोलता है, कुकड़ू को एक तरह से ये कू, इसका मतलब वो 3 बार बोल रहा है। तो मुर्गा जो प्रातः काल की वेला में बांग देता है उसे बांग देना बोलते हैं, तो वो भी इसी स्वर में देता है। कौन से स्वर में, प्लुस स्वर में। अब ध्यान से एक बार मैं इसका दृष्टिकोण वापिस आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, स्वर का जो विभाजन है वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जो वर्णों का दृष्टिकोण है वो है आपका 44 वर्ण। कौन से आधार पे, शुद्ध रूप से। मैंने आपके सभी सामने लिखे हैं, कुल वर्ण 52 होते हैं, शुद्ध वर्ण 44 होते हैं, उनमें स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब जब हम इसमें अच्छे से समझ में आपके आ रहा होगा कि ये स्वर की अगर हम बात कर रहे हैं, जो आपका वर्गीकरण है, वर्ण 2 प्रकार से विभाजित हो गए, स्वर और व्यंजन। अब आपका पहला जो इसमें वर्गीकरण है वह है आपका स्वर का। स्वर का जो वर्गीकरण, उसमें आपने सबसे पहले जो स्वर है वो क्या है, पढ़ा आपने स्वतंत्र, स्व अपने, और तंत्र यानी शासन में, यानी जो अपने ही शासन में हो, अर्थात जो स्वतः ही उच्चारित हो। जो स्वतः उच्चारित होते हैं वह आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। और अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण क्या है, तो ये हो गए आपके प्रतंत्र, यानी दूसरे तंत्र। दूसरे तंत्र का मतलब दूसरे के प्रभाव में रहने वाले, यानी इनके बिना इनका उच्चारण नहीं होता है। जब स्वरों का उच्चारण हम करते हैं स्वतंत्र होता है, लेकिन अगर आप व्यंजनों का उच्चारण करोगे तो जब तक इन स्वरों को इधर नहीं लेके जाओगे तब तक हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट स्वर विभाजन हमने देखा मात्रा काल के आधार पे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 प्रकार के आपका विभाजन हुआ। इसमें ह्रस्व स्वर सबसे पहले हैं। अब ह्रस्व स्वर का तात्पर्य इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर आपके मूल स्वर, इसे हम कह सकते हैं लघु स्वर, छोटे स्वर, एक मात्रिक स्वर, इस प्रकार आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। और इनकी संख्या का दृष्टिकोण है वो है 4। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप बताइए ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, या मूल स्वर कितने होते हैं, उनकी संख्या होगी आपकी 4। वो कौन कौन से हैं, ए, ई, ऊ और री। ए, ई, ऊ और री, ये 4 संख्या होती है, और ये आपको दृष्टिकोण ऐसा कैसा आपको याद रखना है। जब आप इसके बाद बात करते हो दीर्घ स्वर की, जिसे हम संयुक्त संधि स्वर भी कहते हैं, या आप इसको द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हो। द्विमात्रिक क्योंकि 2 मात्राओं का प्रयोग हो रहा है इसमें, वो कैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए आप, संख्या इनकी हो गई आपके सामने 4, संख्या हो गई इनकी आपके सामने 4, यानी संख्या के बाद की जो बात है वो है कि ये संख्या 7 जो है वो कौन सी है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। 4 आपके लघु स्वर में, एक मात्रिक में आ गया, और 7 आपके दीर्घ स्वर में आ गया। अब इनको दीर्घ स्वर हम कह सकते हैं, संयुक्त क्यों बोला हमने, संधि क्यों बोला, ये एक थोड़ा सा दृष्टिकोण है जिसको आप यहां समझ लीजिए। अगर आप इस ए को बोलोगे तो इसमें ए प्लस ए मिलाना पड़ेगा आपको, तभी आप इस ए को बोल सकते हैं, अन्यथा हमारा इसका उच्चारण नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम ई को बोलते हैं तो ई और ई, इस तरह से इसका उच्चारण होगा। इसी प्रकार से जब हम आगे बात करते हैं उ की, जब आप उस उ को बोलते हो तो इसमें ये उ और ये उ दोनों मिले हुए हैं, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। इसी तरह से जब हम इस ए की बात करते हैं, यहां थोड़ा आपको समझना है, ये थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझने वाली बात है। अगर थोड़ा सा भी इसमें गलत हो जाता है तो मिस्टेक हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत विशेष बात है, यहाँ पर ध्यान रखने लायक आपके लिए। देखिए ए प्लस ई, एग्जाम में कितनी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए किससे मिलकर के बना है, ये मिलके बना आपका ए प्लस ई से। जब एग्जाम में क्वेश्चन आई वाला पूछ लेते हैं, ये वाला, तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ए के आगे ई मिला देते हैं, यानी किस प्रकार से लिख देते हैं वो, ए प्लस ये वाली ई लिख देते हैं। ये आपको नहीं लिखना है। ये ई अगर हम लिखते हैं इसका मतलब है ये ई हमने गलत लिख दी वहां पर, इस ई का प्रयोग यहां पर नहीं होगा, इस ई का प्रयोग हम यहां पर नहीं करेंगे, इस ई का प्रयोग होगा भी नहीं और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि इस ए के साथ में ये ए मिलेगा, तब जाकर के आपका ये आई बनेगा, और ये बन रहा था आपका ए। सिंपल सी बात है, हम इसको संधि स्वर बोल रहे हैं, ये संधि का नियम लागू हो रहा है इसमें, ये इधर संयुक्त का नियम लागू हो रहा था, ये संयुक्त है सब, ये संयुक्त है। ऐसे कैसे, जैसे हम दीर्घ संधि में प्रयोग करते हैं, दीर्घ संधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब ए और ई मिलके ए बना और ए और आई मिलके आई बना।
अब इसी प्रकार आप ये ओ वाला दृष्टिकोण देख लीजिए, यानी अगर हम मिला के बनाते हैं इसको ए प्लस ये क्या है आपका ए प्लस उ मिलके बनाओगे आप यहां पर ओ, ए प्लस उ मिलकर के आपका बना ओ। अब हमें यहां पर उ की जगह उ नहीं करना है, यानी हमें ए तो ऐसा कैसा रखना है और इसके बाद आपको मिलाना यहां पर ये ओ, तब जाकर के आपका बनेगा फिर ये औ। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके कि ए ई उ ये आपके संधि स्वर भी है, संयुक्त स्वर भी है, दीर्घ संधि में आपके प्रयोग हो रहे हैं। ए प्लस ई ये मिलके बना आपका ए प्लस ए मिलके बना आपका आई, और ए प्लस ओ मिलके बना आपका ओ, और ए प्लस ओ मिलके बना ओ। इस प्रकार से हमारा ये वर्गीकरण आया। इसके बाद जो हमने प्लुस स्वर से संबंधित बात करी थी कि प्लुस स्वर का प्रयोग हालांकि इस दृष्टिकोण में बहुत ही कम होता है, ये 3 मात्राओं का समय लेता है, त्रिमात्रिक स्वर है इसे कह सकते हैं हम, यानी 3 मात्राओं का समय लेता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं आपको खींचना पड़ेगा, किसी का संबोधन आप अगर कर रहे हैं वहां पर भी आपको थोड़ा सा लॉन्ग बोलना पड़ेगा। किसी भी स्वर के बाद में अगर इस तरह से 3 मात्राओं का समय लग जाता है, ये सिंबल होता है इसका, अगर ये चिन्ह प्रयोग कर दिया जाता है तो इसका मतलब आप समझिए ध्यान से, वह आपका प्लुस स्वर है। कौन सा स्वर है? वो आपका प्लुस स्वर है। इस प्रकार से आपका स्वरों का जो वर्गीकरण है मात्रा काल के आधार पर वो आपका आज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में व्यंजनों का वर्गीकरण अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।